सो वेलकम बैक गाइस टू नेक्स्ट स्टोरी मूवमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए बिना किसी टाइम जाएगी सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि शाओ यान के मास्टर यादव गाइस अभी के लिए 2 बैंक शेंग लेवल पर पहुंच चुके थे और अभी के लिए पूरे सेंट्रल प्लेस में ये बात आग की तरह हर तरफ फैल चुकी थी कि मास्टर यादव जब अपीयर हुए तो उनकी पावर बैंक शेंग पर पहुंच चुकी थी और उन्होंने हाल ऑफ सॉल्व वालों को कुत्तों की तरह मार मार कर भगा दिया फॉलिंग स्टार पवेलियन से और उन्हें हरा दिया। तो गाइस इस वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन की रेपुटेशन आसमान को छू रही थी अभी के लिए। और बहुत सारी फैक्शंस जो कि पहले फॉलिंग स्टार पवेलियन से डरा नहीं थी करती वो बिगड़े डर रहे थे। और इधर गाइस मास्टर यादव को वो पुराने फ्रेंड्स जो कि मास्टर यादव की पीक की स्ट्रेंथ रिकवर करने का वेट कर रहे थे वो भी फाइनली फॉलिंग स्टार पवेलियन के गेस्ट एल्डर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और गाइस अभी के लिए जैसे ही वो गेस्ट एल्डर्स बनते हैं तो फॉलिंग स्टार पवेलियन की पावर और भी ज्यादा बूस्ट हो गई थी। लेकिन गाइस अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन में बहुत ज्यादा हलचल थी, बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, बहुत सारे मेहमान आ जा रहे थे। लेकिन अपना शाओ यान उसे इस तरह की इंटरेक्शन से जरा सा भी परवाह नहीं होती और ना ही वो इस तरह की इंटरेक्शंस में बैठना पसंद करता है। इसलिए गाइस अपना शाओ यान अपनी डीप रिट्रीट में चला जाता है, यानी कि अपनी ट्रेनिंग स्टेट में। और गाइस इसके साथ ही हम बहुत सारी फैक्शंस के लीडर्स को देखते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन में मास्टर यादव से आकर मिलते हुए। और इसके साथ ही गाइस हमारा सीन शूटता है अभी के लिए शाओ यान पर जो कि अभी के लिए डीप रिट्रीट में था। लेकिन गाइस अभी के लिए शाओ यान की एज के साथ शाओ यान की स्ट्रेंथ को देखा जाए तो वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्टरी थी, लेकिन अभी भी ये इनसफिशिएंट थी हॉल ऑफ सॉल के सामने। क्योंकि गाइस हॉल ऑफ सॉल की स्ट्रेंथ शाओ यान ने आज पर्सनली विटनेस कर ली हुई थी और शाओ यान को पता था कि उसकी ये 2 स्टार 2 जून क्लास की स्ट्रेंथ हॉल ऑफ सॉल के सामने कुछ भी नहीं। अगर उसे हॉल ऑफ सॉल वालों को या उसके चीफ को बचाना है तो उसके लिए शाओ यान को अपनी स्ट्रेंथ को हर हाल में बढ़ाना ही होगा। लेकिन अभी के लिए शाओ यान ये भी जानता था कि शाओ यान के पीछे पहले तो कोई नहीं था, लेकिन अभी के लिए शाओ यान के पीछे उसके मास्टर यालाओ हैं जिनकी स्ट्रेंथ बैंक शैंग पर है। और तो और फॉलिंग स्टार पवेलियन भी शाओ यान के पीछे है क्योंकि ये फाउंडेशन और ये फैक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और शाओ यान को इस वजह से किसी भी मामले में डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन गाइस कुछ मामलात ऐसे भी थे कि शाओ यान को अपनी ट्रेनिंग करके ही उन मामलात को सुलझाना था, जैसा कि उसकी स्ट्रेंथ का मामला, जैसा कि उसकी एजिलिटी का मामला, जैसा कि उसके फ्लेम मंत्रा का मामला। इसलिए गाइस वो पागलों की तरह ट्रेनिंग किया जा रहा था। लेकिन गाइस थोड़ी देर बाद शाओ यान जो कि स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था अपनी आंखें खोल लेता है और एक लंबा सांस लेता है। जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों से काफी बड़ा ग्लो निकलता है। और इधर गाइस इसके साथ ही उसके सामने उसके मास्टर यादव बड़े आराम से बैठे हुए थे और वो शाओ यान को आंखें खोलता देखकर कहते हैं तो अच्छा तुम जाग ही गए आखिरकार। जिसके साथ ही गाइस शाओ यान हैरान हो जाता है और वो जल्दी से खड़ा होकर मास्टर यादव को ग्रीट करता है और कहता है कि मास्टर अभी के लिए आप यहाँ पर क्यों आए। अब गाइस मास्टर यादव इन चीजों पर ध्यान नहीं देते और वो जल्दी से फेंग जुनजी की तरफ इशारा करके फेंग जुनजी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि जहां तक बात है फैक्शन संभालने की तो इन मामलात में फेंग जुनजी बहुत अच्छा है, मुझसे ये सारे मामलात और झंबेले संभाले नहीं जाते। लेकिन अभी के लिए जरूरत है कि मैं इस जो फैक्शन है मेरी फॉलिंग स्टार पवेलियन इसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्शन बना दूं और अभी के लिए चाहे मामला जो भी हो मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। जिसके साथ ही शाओ यान आगे से गाइस अपना सर खुजाते हुए हंस देता है और अभी के लिए गाइस शाओ यान कुछ सोचने के बाद अपनी ब्लैक रिंग को थोड़ा रगड़ता है जो कि मास्टर यादव की दी हुई थी। और फिर वो मास्टर यादव की तरफ देखकर कहता है कि मास्टर अभी के लिए जैसा कि आपकी बॉडी रिवाइव हो चुकी है और आप ठीक हो चुके हो तो ये जो आपकी अमानत थी मैं अभी के लिए आपको वापस करने वाला हूँ। जिसके साथ ही गाइस शाओ यान वो ब्लैक रिंग जो कि मास्टर यादव की एंशिएंट रिंग थी उसे वापस कर देता है। अब मास्टर यादव जैसे ही अपनी रिंग को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गाइस बहुत सारे इमोशंस उनकी आंखों में आ जाते हैं क्योंकि ये उनकी बहुत पुरानी रिंग थी। अब इसके साथ ही गाइस वो शाओ यान से कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर ने यानी कि मैं जितनी भी अपनी जिंदगी की जमा पूंजी थी वो इसी रिंग के अंदर थी, जो भी चीज मैंने सीखी वो इसी रिंग के अंदर थी। और अभी के लिए लड़के लगता है कि तुमने ये सारी चीजें सीख ली हुई हैं और अगर तुमने सीख ली हुई हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी क्वालिफिकेशंस पूरी कर चुके हो और तुम मुझे छोड़ने के काबिल हो चुके हो। जिसके साथ ही गाइस मास्टर यादव टॉपिक को चेंज करते हुए कहते हैं कि अभी के लिए इन चीजों का लगता है कि तुम्हारे लिए कोई भी यूज नहीं रह गया, इसलिए चलो ठीक है तुम ये मुझे वापस कर दो। लेकिन गाइस मास्टर यादव थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद टॉपिक चेंज करते हुए कहते हैं कि अच्छा तो इन चीजों का तुम्हारा यूज नहीं, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसका कि तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसके साथ ही गाइस मास्टर यादव अपनी उस ब्लैक रिंग को रगड़ते हैं जिसमें से अभी के लिए गाइस बोन चिलिंग फ्लेम का क्लस्टर निकल आता है और इसके साथ ही गाइस वो मास्टर यादव के सामने आकर सस्पेंड हो जाती है एयर में। जो देखने के बाद गाइस मास्टर यादव की ये बोन चिलिंग फ्लेम देखने के बाद शाओ यान हैरान हो जाता है और कहता है कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं। जिसके साथ ही गाइस मास्टर यादव शाओ यान की तरफ बड़े प्यार से देखकर कहते हैं कि लड़के अभी के लिए तुम फ्लेम मंत्रा प्रैक्टिस कर रहे हो और तो और हेवनली फ्लेम्स तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि अभी के लिए मैं बैंक शैंग लेवल पर पहुंच चुका हूं तो ये बोन चिलिंग फ्लेम ये मेरे लिए जरा से भी यूजफुल नहीं है। जो सुनकर गाइस शाओ यान हैरान और हक्का बक्का हो जाता है और वो अभी
अभी के लिए गाइस मास्टर यादव की बातें सुनकर समझता है कि जैसे मास्टर यादव उसे बचपन में तंग किया करते थे और उससे मजाक किया करते थे, शायद वो दोबारा शाओजिन से इसी तरह मजाक कर रहे हैं। और इसलिए वो मास्टर यादव से कहता है कि टीचर अभी के लिए आप मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें, मैं वो बचपन जैसा छोटा हरामी लड़का नहीं रहा, अब मुझे काफ़ी ज़्यादा अक्ल आ चुकी है और ना ही मैं इस बोन चिलिंग फ्लेम को हासिल कर सकता हूँ और ना ले सकता हूँ। जिसके साथ ही गाइस शाओजिन आगे से हंसना शुरू कर देता है। और तो और अभी के लिए गाइस शाओजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से मास्टर यादव बैंग शेंग लेवल पर पहुंच तो चुके हैं, लेकिन मास्टर एक अल्केमिस्ट भी हैं और अगर मास्टर यादव के पास ये बोन चिलिंग फ्लेम होगी तो गाइस ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे किसी चीते को पर लग जाए और उसकी पावर बढ़ जाए। तो इसलिए गाइस शाओजिन नहीं था लेना चाहता इस बोन चिलिंग फ्लेम को। अब गाइस मास्टर यादव अपना सर नाम हिलाना शुरू कर देते हैं और वो अभी के लिए ये सोचते हैं कि ये वो लड़का बचपन की तरह वो हरामी लड़का नहीं रहा, अब इसे काफी ज्यादा अकल आ चुकी है सच में, लेकिन मैं अभी भी अपना डिसीजन नहीं छोड़ूंगा, मैं इस लड़के को ये बोन चिलिंग फ्लेम देकर ही रहूंगा। अब इसके साथ ही गाइस मास्टर यादव शाओजिन के माथे पर हाथ रखते हैं और उसकी जो बोन चिलिंग फ्लेम उसके माथे में थी गाइस उससे अपनी स्पिरिचुअल सील हटा देते हैं और गाइस इससे वो बोन चिलिंग फ्लेम थोड़ी सी कांप कर रह जाती है और मास्टर यादव के फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल से गए थे और वो काफी ज्यादा पेल हो गए थे। और इसके साथ ही मास्टर यादव शाओजिन की तरफ मुंह करके शाओजिन से कहते हैं कि लिटिल फेलो अभी के लिए मैंने अपनी बोन चिलिंग फ्लेम पर स्पिरिचुअल इम्प्रिंट अपना खत्म कर दिया है और ये बोन चिलिंग फ्लेम इसे मैंने काफी सालों से रिफाइन करके अपने साथ रखा हुआ था और मेरे स्पिरिचुअल इम्प्रिंट रिमूव कर देने के बाद भी ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा रेजिस्टेंस का बायस बनेगी जब तुम इसे रिफाइन करोगे, तो इसलिए बेहतर ये है कि तुम इसे अपने फ्लेम मंत्रा का यूज करके कभी भी स्वेलो ना करना और ना ही रिफाइन करना, क्योंकि इससे ये बोन चिलिंग फ्लेम तुम्हें बैकलैश भी दे सकती है। और फिर इसके साथ ही गाइस मास्टर यादव शाओजिन की सामने उस बोन चिलिंग फ्लेम को फैलाते हुए शाओजिन की तरफ बढ़ा देते हैं और वो शाओजिन की बॉडी में एंटर हो जाती है। अब इसके साथ ही गाइस मास्टर यादव शाओजिन से कहते हैं कि तुम अभी के लिए इस बोन चिलिंग फ्लेम पर सिर्फ अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट छोड़ दो और इसको अपनी बॉडी में स्टोर कर लो, जब इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो तब तुम अब इसको अपनी बाकी की फ्लेम्स के साथ मर्ज कर लेना और रिफाइन कर लेना। गाइस शाओजिन जब देखता है कि मास्टर यादव ने इतना बड़ा गिफ्ट उसे दे दिया तो गाइस शाओजिन अपना रोने वाला हो जाता है और उसकी आंखें रेड हो जाती हैं और वो बिक्री अपने सामने इस वाइट फ्लेम को देखने के बाद क्या मास्टर की तरफ बड़े आराम से देख रहा था और वो सोच रहा था कि मेरे मास्टर के साथ ये बोन चिलिंग फ्लेम इतने सालों से रही और ये एक हेवनली फ्लेम है, तो मेरे मास्टर ने मेरे ही सामने अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट इस पर से हटा लिया सिर्फ मेरे लिए, मुझे ये चीज देने के लिए। तो गाइस मैं सच में बताऊं ऐसा मास्टर सबका होना चाहिए, कितना अच्छे मास्टर थे ये। लेकिन गाइस अभी मास्टर यादव की जरा बात तो सुनो, वो मास्टर शाओजिन को ये बोन चिलिंग फ्लेम देकर भी कहते हैं कि अभी के लिए लड़के जब तुम इस बोन चिलिंग फ्लेम को जब रिफाइन करोगे तो इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ में टेरिफाइंग हद तक लेवल अप तो नहीं होगा, क्योंकि ये हेवनली फ्लेम 13th रैंक पर आती है और ना ही ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग में टॉप की रैंक पे है, तो इसलिए मे भी ये फ्लेम इसकी रैंकिंग तुम्हारी नज़रों में अच्छी ना हो, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा रिग्रेटफुल हूँ कि मैं तुम्हें इससे हाई रैंक की फ्लेम नहीं दे सका। अब इसके साथ ही मास्टर यादव सारी बातों को छोड़कर शाओजिन से कहते हैं कि चलो जल्दी से इस पर अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट मार्क करो। जो सुनते ही गाइस शाओजिन अपना सर खुजाने लगता है और अभी के लिए गाइस वो ना नहीं था कहना चाहता मास्टर यादव को, क्योंकि उन्होंने इतने प्यार से शाओजिन को ये गिफ्ट देना था। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन उस बोन चिलिंग फ्लेम पर अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट मार्क करने लगता है, लेकिन उसे पहले तो काफी ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस बोन चिलिंग फ्लेम की जिसका अभी के लिए कोई ओनर नहीं था बचा गाइस उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और फिर एट द एंड शाओजिन अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट सक्सेसफुली मार्क कर ही देता है उस बोन चिलिंग फ्लेम पर। और जैसे ही शाओजिन का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट उस पर मार्क होता है तो गाइस वो बोन चिलिंग फ्लेम शाओजिन के माथे में उस सील के अंदर चली जाती है। और गाइस अभी के लिए याद रखना कि शाओजिन ने इसे रिफाइन नहीं किया, सिर्फ इस पर अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट ही डाला है। और गाइस अभी के लिए शाओजिन की ये फ्लेम अभी के लिए उसकी 3000 लोटस हार्ट फ्लेम से नहीं मर्ज हुई थी और शाओजिन वेट कर रहा था कि जब के टाइम इस बोन चिलिंग फ्लेम की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तब शाओजिन फिर मर्ज करेगा इसे अपनी 3000 लोटस फ्लेम से, तो तब कौन सा नया धमाका बन जाएगा ये तो हम देखने के लिए वेट ही कर रहे हैं। अब इसके साथ ही गाइस मास्टर यादव जो कि चुप खड़े थे उनको कुछ याद आता है और वो इसके साथ ही शाओजिन से पूछते हैं कि लड़के पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या तुमने प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के बाकी के एंशिएंट मैप्स फ्रैगमेंट्स जमा कर लिए। जिसके साथ ही शाओजिन काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और वो कहता है कि मुझे सिर्फ ब्लैक कॉर्नर रीजन से एक ही पीस मिला था इस प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं मिला। जिसके साथ ही गाइस मास्टर यादव आगे से कहते हैं कि ये प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस फ्लेम है और ये टॉप 3rd रैंक पर आती है हेवनली फ्लेम रैंकिंग में और अभी के लिए मैंने भी इस तरह की फ्लेम कभी जिंदगी में नहीं देखी। और लेकिन लड़के बात की जाए मेरी तो मैं अपनी पूरी
कोशिश करूंगा इस फ्लेम के बारे में इन्वेस्टिगेट करने में और तुम्हें बता दूंगा। जिसके साथ ही गाइस शाओयन आगे से हंस देता है और हाँ में सर ला देता है। अब इसके साथ ही गाइस मास्टर यालो को कुछ याद आता है और वो शाओयन से कहते हैं कि हाँ मुझे याद आया लड़के, तुम्हारा कोई दोस्त पुराना तुम्हें मिलने के लिए आज फॉलिंग स्टार पवेलियन में आया है, क्या तुम उसे मिलना चाहोगे? जिसके साथ ही गाइस शाओयन थोड़ा बहुत हैरान होता है और वो कहता है कि कौन है वो। जिसके साथ ही गाइस मास्टर यालो एक माजी में छुपा हुआ पुराना नाम शाओयन के सामने लेते हैं और वो नाम था नालन जनरन। क्यों गाइज, आप लोग भी हैरान हो गए, ये वही लड़की है जिसने कि शाओयन का बैंडा बजाया था उसके क्लैन में आकर, जब शाओयन बिल्कुल एक ट्रैश था और उसकी कुत्तों वाली करके शादी तोड़कर चली गई थी और शाओयन ने बाद में इसका 2-3 बार बाजा बजाया था। और अभी के लिए गाइज फिर ये शाओयन को ढूंढते ढूंढते आज यहाँ पर आएगी। अब इसके साथ ही गाइज शाओयन नालन जनरन का नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है दिल में कि ये लड़की इतनी ज़्यादा स्टबबॉर्न है कि ये मुझे कभी भी देखने के लिए या मिलने के लिए ना आती, ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी रीजन होगी। क्या युनजुन को कुछ हो तो नहीं गया? हमारा सीन शिफ्ट होता है एक हाल में बहुत ही प्यारी लड़के पर और गाइस अभी के लिए वो लड़की हाथ में टी का कप लिए हुए सिर्फ बड़े से दरवाजे की तरफ ही देख रही थी कि कब शाओयन आए और उससे मिले। अब गाइस इसके साथ ही ये लड़की काफी ज्यादा अनईजी भी फील कर रही थी। उस दरवाजे में से अपना शाओयन भी एंटर हो जाता है और शाओयन को देखते के बाद अभी के लिए वो लड़की यानी कि नालन जनरन शाओयन को देखती ही रह जाती है, क्योंकि गाइस शाओयन के बारे में उसने सेंट्रल प्लेन्स में बहुत सारे किस्से सुन रखे थे और उसे पता था कि शाओयन ने हाल ही में हाल ऑफ सोल वालों की क्या कुत्तों वाली बजाई है। और तो गाइस अभी के लिए नालन जनरन काफी ज्यादा इंप्रेस भी थी शाओयन की प्रोग्रेस से, क्योंकि शाओयन ने जब हेवनली माउंटेन ब्लड पूल में ट्रेनिंग के लिए जाना था तो गाइस वहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भी उसने धोया था और नालन जनरन को लेकर वो उन 8 टॉप के स्पॉट्स पे एंटर हो गया था जहां पर उसने ट्रेनिंग की थी और 2 जोन क्लास का ब्रेक थ्रू भी किया था। अब गाइस नालन जनरन अपने पास्ट के किए हुए एक्शंस की वजह से काफी ज्यादा रिग्रेट भी कर रही थी कि और सोच रही थी कि अगर उसने शाओयन का दिल ना तोड़ा था तो आज वो शाओयन के साथ होती, लेकिन अब क्या फायदा। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन वहां पर आते हुए नालन जनरन से बड़े अच्छे से कहता है कि क्या तुम ठीक हो और तुम हेवनली माउंटेन ब्लड पूल में मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई थी। जिसके साथ ही गाइस आगे से नालन जनरन सारी बातों को छोड़कर कहती है कि अभी के लिए तब के टाइम मुझे कुछ काम पड़ गए थे जिसकी वजह से मैं वहां पर रुक नहीं सकती थी। अब गाइस नालन जनरन फिर इधर उधर देखना शुरू कर देती है, क्योंकि गाइस अभी के लिए उसे काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि गाइस अभी के लिए उसे पता था कि फॉलिंग स्टार पवेलियन में एक बैंगशंग लेवल का एक्सपर्ट प्रोड्यूस कर दिया है और ये बैंगशंग लेवल का एक्सपर्ट और कोई नहीं शाओयन का टीचर है। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर शाओयन के टीचर बैंगशंग लेवल पर ना भी होते तो शाओयन की जो करंट स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा रिलायबल है और तब भी वो इसकी हेल्प मांगने के लिए यहाँ पर लाजमी आती। अब इसके साथ ही शाओयन नालन जनरन की तरफ देखता है और बड़े आराम से कहता है कि तुम यहाँ फॉलिंग स्टार पवेलियन पे क्यों आई हो, क्या तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है, क्या कुछ हो गया है। शाओयन भी पुराने पास्ट के ख्यालात में खो जाता है, क्योंकि गाइस वहां पर शाओयन सोचता है कि अगर ये लड़की उस दिन मेरे क्लैन में आकर शादी ना तोड़ती तो आज ये मेरी लाइफ पार्टनर होती और सारी जिंदगी इसने मेरे साथ चलना था। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि हम दोनों बिल्कुल स्ट्रेंजर्स बन गए और थोड़ी देर बाद शाओयन ये सारे ख्यालात अपने जहन से निकाल देता है। अब इसके साथ ही गाइस नालन जनरन वो आगे से शाओयन से कहती है कि अभी के लिए मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ शाओयन कि मैं तुमसे टीचर के लिए हेल्प मांग सकूं। जिसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि मुझे अच्छे से बताओ कि क्या हुआ है। और गाइस अभी के लिए शाओयन काफी ज्यादा परेशान हो गया था युनजुन का सुनकर। और गाइस अभी के लिए शाओयन का मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयन ने लड़कपन की उम्र में यानी कि जब वो 19-20 साल का था तब के टाइम उसने जाकर मिस्टी क्लाउड सेक को बचा दिया, जिसकी लीडर तब के टाइम युनजुन थी। और शाओयन के और युनलेन सेक के दरमियान युनजुन बेचारी पिस गई, ना तो वो शाओयन को मार सकती थी और ना ही युनलेन सेक को छोड़ सकती थी। एट द एंड गाइस शाओयन ने अपने गर्म दिमाग की वजह से युनशन की भी ठोक दी और युनलेन सेक को भी ठोक दिया और वो जो युनजुन थी वो शाओयन से हेट करना शुरू हो गई और नाराज हो गई और तब के टाइम उसने जामा एम्पायर छोड़ने का फैसला कर लिया और शाओयन ने भी गाइस युनलेन सेक को बाकी बचे लोगों को निकाल दिया जामा एम्पायर से। और इसलिए गाइस उसके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं रिग्रेट था और शाओयन जो कि अभी के लिए मैच्योर हो गया था वो अब युनजुन की सिचुएशन को अच्छे से समझता था और वो समझता था कि उसने कितनी ज्यादा पेन का सामना किया है शाओयन के लिए और अपने युनलेन सेक के लिए। लेकिन अब क्या फायदा, युनलेन सेक तो तबाह हो गया। और गाइस अभी के लिए शाओयन ये चीज अच्छे से जानता था कि युनजुन भी इन सेंट्रल प्लेन्स में होगी और युनजुन ने शाओयन के बारे में और उसके किस्से वगैरह सुने होंगे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उससे हेल्प
मांगने के लिए नहीं आई। ज़रूर उसके दिल में काफ़ी बड़ा बोझ होगा शाओयन की वजह से, जो कि शाओयन ने करतूत खिला रहे थे अपने। अब इधर गाइस नालन जनलन शाओयन को सच बताती है और कहती है कि मैं यहाँ पर खुद आई हूँ टीचर के लिए हेल्प मांगने के लिए। मैंने जब उनसे बात की थी तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था, इसलिए मैं छुप कर यहाँ पर आ गई हूँ। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन हाँ में सर ला देता है और गौर से बातें सुनने लगता है, जिसके साथ ही गाइस नालन जनलन शाओयन को मजीद बताती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जब मैं और टीचर सेंट्रल प्लेन्स में आए थे तो हमने फ्लावर सेक्ट को ज्वाइन कर लिया था। और तो ये सेक्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक है, इवन कि ये हमेशा ही फीमेल्स को ही एक्सेप्ट करता है अपने डिसाइबल्स के तौर पर, और यहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स ही हैं। और तो ये बाकी की फैक्शंस की तरह काफी ज्यादा एग्रेशन भी नहीं रखता। शाओयन भी इन सारी बातों पर एग्री करता है और वो दिल में सोचता है कि ये फ्लावर सेक्ट प्रोफाउंड स्काई सेक्ट से काफी ज्यादा लोअर प्रोफाइल लगता है। और अब इसके साथ ही गाइस नालन जनलन शाओयन को बताती है कि हमने वो सेक्ट इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मास्टर को यानी कि टीचर युनजुन को ये उसका एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा अच्छा लगा था और उन्होंने हमें गेस्ट एल्डर बनाया लिया था अपने फ्लावर सेक्ट में। हम वहां पर काफी अरसे तक रहे, लेकिन एट द एंड फिर हम वहां पर काफी अरसे तक रहे, लेकिन फ्लावर सेक्ट में हम सिर्फ एवरेज की कैटेगरी में ही आते थे। इसलिए फिर हम उस फ्लावर सेक्ट के एक माउंटेन के करीब चले जाते हैं और वहां पर जाकर हम एक माउंटेन में एक शेल्टर ले लेते हैं। वहां पर रहते थे, घूमते फिरते थे, खाते पीते थे। फिर हमने फ्लावर सेक्ट की ही टेरिटरी में एक माउंटेन को देखा और वहां पर जाकर रहना शुरू कर दिया और वहां पर हम काफी खुश थे, लेकिन फ्लावर सेक्ट में से कोई भी वहां पर हमें देखने के लिए कोई भी नहीं आया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उस फ्लावर सेक्ट की उस माउंटेन में हमने एक माउंटेन केव देखी और उस केव को अभी के लिए मास्टर ने डिस्कवर किया था, यानी कि युनजुन ने। और वहां पर एक केव और उस केव में एक बुढ़िया जो के पैरों से माजूर हो चुकी थी उस केव में लेटी हुई थी, जो सुनकर शाओयन काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसके साथ ही गाइस आगे से नालन जनलन कहती है कि वो ओल्ड वुमेन बहुत ज्यादा अजीब सी थी और ट्रिकी थी और उसने मास्टर युनजुन को देखते ही उस पर अपना अटैक कर दिया और काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर दिया। लेकिन फिर भी मेरी मास्टर युनजुन उस चीज़ पर एंग्री नहीं हुई। उन्होंने उस वोमन को दिन रात खाना देना शुरू कर दिया और ये सब 2 सालों तक चलता रहा। फिर वो ओल्ड वोमन काफ़ी ज़्यादा खुश होगी और हम पर भरोसा करना शुरू कर दिया और फिर वो मेरी मास्टर यानी कि युनजुन के साथ रहने के लिए हमारे साथ आ गई और पूरे 1 साल तक हमारे साथ रही। अब ये सब सुनने के बाद शाओयन काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है और कहता है कि युनजुन काफ़ी ज़्यादा दयालु है, इसने 2 साल तक उस पर्सन को खाना पीना दिया, वाह क्या बात है। अब इसके साथ ही नालन जनलन शाओयन को बताती है कि वो बुढ़िया हमारे साथ तकरीबन 1 साल तक और रही। जो अब इसके साथ ही गाइस नालन जनलन कहती है कि पूरे 2 साल बाद वो बुढ़िया हमारे साथ आ गई और पूरे 1 साल तक हमारे साथ टाइम गुजारा और फिर उसने एट द एंड अपना नाम बताया ग्रैनी हुआ। और हमें नहीं था पता कि वो बुढ़िया करती क्या थी बस, और ना ही हमें ये पता था कि वो एक्सपर्ट भी है, लेकिन उसकी टांगे किस तरह से क्रिपल हुई ये हमें भी नहीं पता। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो अब इसके साथ ही गाइस नालन जनलन मजीद बताती है कि वो बुढ़िया बिल्कुल अपनी लिमिट्स तक पहुंची हुई थी, यानी कि उसकी मौत बहुत ही ज़्यादा करीब थी और वो मरने की स्टेज पर थी और उसने मरने से पहले किसी स्ट्रेंज टेक्निक का यूज़ किया और अपनी सारी की सारी दवाई टीचर की बॉडी में डाल दी, यानी कि युनजुन की बॉडी में। और उसने मरने से पहले टीचर युनजुन को एक जेट का टैबलेट भी दिया और कहा कि इसका यूज़ करके तुम फ्लावर सेक्ट की चीफ बन सकती हो। अब इसके साथ ही ये सब कहने के बाद नालन जनलन शाओयन के मुंह की तरफ देखती है, जिसका मुंह अभी के लिए 9 इंच का खुला हुआ था। और अभी के लिए गाइस शाओयन का मुंह खुला देखकर, जो कि काफी ज्यादा हैरान था, उसे देखकर नालन जनलन हंसते हुए कहती है कि क्या तुम्हें ये सब अजीब लग रहा है? मुझे भी काफी ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि टीचर ने उस औरत से मिलने से पहले उसे काफी ज्यादा एग्जामिन किया था, उसका टेस्ट किया था और चेक किया था कि उसकी बॉडी में कोई भी दवाई नहीं था, कोई भी दवाई का ट्रेस भी नहीं था और ना ही वो बिल्कुल एक आम सी ह्यूमन लगती थी। लेकिन उसने मरने से पहले अपने लास्ट डे में टीचर की बॉडी में अपनी सारी दवाई ट्रांसफर कर दी, जो कि 2 जून क्लास की पीक की दवाई थी, यानी कि वो औरत 2 जून क्लास के 9 स्टार की एक्सपर्ट थी। अब इसके साथ ही शाओयन काफी ज्यादा हैरान था और वो कहता है कि इस तरह की जगह पर इतनी बड़े लकी इनकाउंटर का होना ये तो एक बहुत बड़ी फॉर्चून होती है।
अब इसके साथ ही गाइस नालिन जनरल शाओजिन को मजीद बताती है कि टीचर जुनजुन वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस थी इस सारी सिचुएशन पर, और उन्होंने फिर ग्रैनी हुआ को दफना दिया उनके मरने के बाद, जो कि फ्लावर सेक के उस माउंटेन रेंज में ही थे। अब जैसे ही वो ग्रैनी हुआ मर गई थी तो टीचर वहाँ से नहीं गई और वहीं पर रहना शुरू कर दिया। तकरीबन आधे साल बाद वहाँ पर फ्लावर सेक की एक्टिंग चीफ आ जाती है जो कि रूल कर रही थी फ्लावर सेक पर, और उसने आते ही टीचर से वो जेड टैबलेट डिमांड की और कहा कि मेरे हवाले कर दो इसे। और जैसा कि टीचर इन सब मामलात में पढ़ना नहीं थी चाहती और ना ही वो फ्लावर सेक की चीफ बनना चाहती थी, तो उन्होंने उस औरत को वो जेड टैबलेट दे दिया, जिस पर और फिर इसके साथ ही वो वहाँ से चली गई। लेकिन कुछ देर बाद वो औरत फिर से अपीयर हुई वहाँ पर, और उसने इस बार अभी के लिए मेरी टीचर जुनजुन से वो ग्रैनी हुआ की दावकी मांगी है जो कि टीचर की बॉडी में सील है। और गाइस अभी के लिए नालिन जानन ये सब बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि लोगों को बंदा हाथ क्या दे, वो तो पूरा बाजू ही पकड़ लेते हैं। अब इसके साथ ही शाओजिन भी हैरान होकर पूछता है कि उस फ्लावर सेक की चीफ की स्ट्रेंथ कितनी है, जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए नालिन जनरल बताती है कि उस एक्टिंग चीफ की स्ट्रेंथ अभी के लिए 2 जून क्लास के 4 स्टार पर है। लेकिन उसका भी इतना ज़्यादा मसला नहीं है, मसला है उसके साथी का जो कि याओ हुआ लिंग जोन है, और वो 2 जून क्लास के 6 स्टार पर है, और वो अभी के लिए प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का मेंबर है। जो सुनकर शाओजिन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि 6 स्टार 2 जून, वाह क्या बात है, ये फ्लावर सेक्ट वाकई में ही जाना माना सेक्ट है। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन कहता है कि जुनजुन के पास ग्रैनी हुआ की सारी दावकी तो आ गई है, लेकिन बात यह है कि अभी के लिए वो सील दावकी है और वो अभी के लिए अकेला उन दोनों के मुकाबला नहीं कर सकती। अब इसके साथ ही नालिन जनरल कहती है कि टीचर इतनी ज़्यादा दावकी को थोड़े से टाइम में कैसे रिफाइन करेंगी, और तो और वो दावकी पूरी तरह से टीचर की बॉडी के साथ मर्ज हो चुकी है और सील हो चुकी है। अगर उस दावकी को फोर्सफुली निकाला जाए टीचर की बॉडी से तो तब के टाइम टीचर की जान चली जाएगी, और वो इवल वोमैन जो कि एक्टिंग चीफ है फ्लावर सेक की, वो यही करना चाहती है, मेरे टीचर जुनजुन को मारना चाहती है। लेकिन फॉर्चुनेटली उस ग्रैनी हुआ ने मरने से पहले कुछ अरेंजमेंट्स किए थे, जिसकी वजह से फ्लावर सेक के बहुत सारे एल्डर्स टीचर की साइड पर रहे थे, और जिसकी वजह से वो वोमैन टीचर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन उसने फिर बेट के तौर पर एक मैच रखा। लेकिन मसला ये है कि फ्लावर सेक के कुछ अजीब से रूल्स हैं, और वो रूल ये है कि जब भी कभी मैच होगा तो जो औरत फाइट करेगी उसके साथ उसका जोड़ीदार भी होगा, यानी कि उसका लवर भी, यानी कि वो दोनों मिलकर अगले बंदे से फाइट करेंगे। वो भी अपना लवर ले आए तो ये चारों मिलकर आपस में फाइट करेंगे, और जो टीम जीतेगी वही विनर कहलाएगी। और यही चीज़ वहीं पर थी, उस औरत के साथ उसका जोड़ीदार तो था, लेकिन जुनजुन के साथ कौन था गाइस, वो बेचारी अकेली थी अभी के लिए। अब शाओजिन ये चीज़ सुनने के बाद गाइस बहुत ज़्यादा हैरान होता है और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये तो जुनजुन को बुली करने वाली बात होगी, जिस पर नालिन जनरल थोड़ी खामोश हो जाती है और फिर वो कहती है कि टीचर इस मैच के लिए एग्री भी हो गई थी, शायद वो बहुत ज़्यादा इरिटेट थी इसलिए। लेकिन गाइस शाओजिन इस पर तप जाता है और वो कहता है कि क्या तुम्हारी टीचर जुनजुन के पास ब्रेन नहीं, क्या वो पागल है। और गाइस अभी के लिए शाओजिन तप गया था फुल का, और गाइस अभी के लिए शाओजिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, जिस पर गाइस नालिन जनरल एक लंबी आ बढ़ती है और वो शाओजिन की तरफ बड़े और प्यार से देखते हुए कहती है कि इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ तुम्हारी हेल्प मांगने के लिए, ताकि तुम टीचर की जान बचा सको, क्योंकि इस बार टीचर वाकई में ही अगर ये मैच हार गई तो वो मारी जाएंगी। जिसके साथ ही गाइस शाओजिन कहता है कि इस मैच में कितना टाइम है, जिस पर नालिन जनरल आगे से कहती है कि पूरा आधा महीना रह चुका है। तो गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर करते हैं खत्म। तो आगे नेक्स्ट क्या होगा जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए ताकि आप लोगों को टाइम पर वीडियो मिल सके। अगले एपिसोड एंड करने से पहले मैं आप लोगों के किसी क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूं। मेरे एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि बैंक शेंग और दो शेंग लेवल में क्या फ़र्क होता है, तो अभी के लिए मैं उसे बताना चाहता हूँ मेरे भाई। बैंक शेंग ये हाफ सेंट का लफ्ज़ है, यानी कि अभी के लिए मास्टर यालो दो शेंग लेवल पर नहीं पहुँचे, लेकिन ये समझ लो कि उनके पास दो शेंग लेवल पर जाने का टिकट मिल चुका है। ना तो ये दो जुन है और ना ही ये दो शेंग है, ये बैंक शेंग है, यानी कि हाफ शेंग, यानी कि आधा शेंग समझ लो।
और जब गाइज मास्टर यादव बैंक शंग लेवल में ट्रेनिंग करके बैंक शंग लेवल का ब्रेक थ्रू करेंगे तो तब जाकर वो एक्चुअल में 2 शंग लेवल पर पहुंचेंगे और पूरे दाओगी कॉन्टिनेंट में जो भी एक्सपर्ट 2 जून क्लास के 9 स्टार की पीक पर पहुंच जाता है तो तब के टाइम वो जब 2 जून क्लास का ब्रेक थ्रू करता है तो वो पहले पहुंचता है बैंक शंग लेवल पर। वो डायरेक्ट ही 2 शंग लेवल पर नहीं पहुंचता, वो बैंक शंग लेवल पर पहुंचेगा तब भी जाकर गाइज वो कभी ना कभी 2 शंग लेवल का भी ब्रेक थ्रू कर लेगा अगर उसकी किस्मत में हुआ तो। लेकिन ये एक डायरेक्ट टिकट होती है 2 शंग लेवल के लिए। तो अगर गाइज आने वाले टाइम में मास्टर यादव ने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की तो वो लाजमी 2 शंग लेवल का भी ब्रेक थ्रू कर लेंगे। अब अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आई तो फिर क्वेश्चन पूछ लेना, मैं इसका डिटेल से अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा। तो गाइज अभी के लिए बिना किसी टाइम ज़ाया किए पहले तो करें लाइक, फिर करें शेयर वीडियो को, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइबर बटन पर बैठ जाएं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।